हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना वीडियो जेवीएनएल के लिए ही है, जूनियर अकाउंटेंट, जिसमें ऑडिट की बात हो रही है बेटा। ठीक, चलिए तो बात करते हैं जिसमें बेटा आज अपन पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल के बारे में। ये लीजिए, बात करते हैं आज अपना इंटरनल कंट्रोल। बेटा ये ऑडिट का चौथा वीडियो है अपना। अब देखिए इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, यानी बिजनेस के अंदर का जो कंट्रोल, यानी कि आंतरिक जो नियंत्रण है। यानी कि अगर अपन एक एग्जाम्पल से बात करते हैं तो देखो, ये लीजिए, ये मान लीजिए अपनी कंपनी है, ये ऑफिस है अपनी कंपनी का। ठीक, ये अपना ऑफिस है। अब यहाँ पे कोई भी बंदा आता है तो अपना इंटरनल कंट्रोल देखो कैसे है कि जब भी कोई बंदा आएगा तो सबसे पहले गार्ड यहाँ पे एंट्री करेगा उसकी, कितने टाइम पे आया, कितनी बजे आया है, किससे मिलने के लिए आया है। फिर अंदर जाएगा अपना काम करके, ये बंदा वापस बाहर आएगा तो गार्ड वापस डेट इसकी तो लिखेगा कि कितने टाइम पे बाहर जा रहा है। ठीक है, तो बेटा इसे बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। यानी कि मेरे बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल कैसा है कि मैं सबको रोक सकता हूँ, मतलब अच्छी तरीके से कंट्रोल की कौन आ रहा है बिजनेस में, कौन जा रहा है। तो अब यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या हुआ बेटा कि बिजनेस में कोई कपट वपट हो गया है, फ्रॉड हो गया है, एरर हो गया है, तो उसको मैं क्या कर लूं जल्दी। अगर मेरा इंटरनल कंट्रोल अच्छा रहेगा तो मैं उसे क्या कर लूंगा, जल्दी पकड़ लूंगा। बात आएगी समझ में। तो ये होता है अपना बेटा इंटरनल कंट्रोल, आंतरिक नियंत्रण। अब देखो इंटरनल कंट्रोल के बारे में क्या बोला गया है। हाँ जी, कि ऐसे 400, एक ऐसे 400 याद रखना, रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल, जिसका नाम क्या है बेटा, रिस्क असेसमेंट करना। ठीक है, और एक है इंटरनल कंट्रोल। अगर बेटा इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा कंपनी का तो ऑडिटर का काम क्या हो जाएगा, काम कम हो जाएगा, लेकिन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। डन। तो ऐसे 400 याद रखना अपन को, इसका नाम की रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है। आगे बोला है कि वे समस्त क्रियाएं जिनके द्वारा व्यवसाय के किसी भी पहलू को नियंत्रित किया जाता है, यही की जगह भी आएगा। यानी कि व्यवसाय के, बिजनेस के किसी भी पहलू को हम क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, कंट्रोल में कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल होगा। ठीक, इंटरनल कंट्रोल आईसी बोलो तो बेटा इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का उत्तरदायित्व प्रबंधकों का होता है। ऐसे 200 के अनुसार क्या बोला गया है कि इंटरनल कंट्रोल का जो उत्तरदायित्व है बेटा वो किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है, प्रबंधकों का होता है। ठीक, आगे इसमें आर्थिक व प्रशासनिक कार्यों का नियंत्रण किया जाता है। बेटा इसमें इकोनॉमिक यानी कि पैसे से रिलेटेड का भी नियंत्रण किया जाता है, साथ ही प्रशासनिक कार्यों का भी क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का भी क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। अब आगे बोला गया है कि इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या शामिल है। तो इंटरनल कंट्रोल में बेटा एक तो आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण, यानी कि इंटरनल चेक प्लस इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, अब बेटा इंटरनल चेक क्या होता है कि इंटरनल चेक के लिए कोई सीएवीए की जरूरत नहीं होती है। चाहे तो वहां का बंदा ही कर सकता है, कंपनी का अपना जो भी ऑफिस का मेंबर है वही कर सकता है, अंदर का बंदा ही कर सकता है, कोई दूसरा एम्प्लॉय भी कर सकता है कंपनी का। यानी कि मान लिए कि कैशियर है, ठीक है, तो कैशियर का काम जो जनरल एंट्री कर रहा है उसने चेक कर दिया, और कैशियर ने किसका काम चेक कर दिया, जनरल एंट्री वालों का काम चेक कर दिया। यानी कि दोनों ने आपस में क्या कर लिया, इंटरनल चेक कर लिया है, तो उससे गलती अपनी क्या हो जाएगी, जल्दी पकड़ में आ जाएगी। तो वो होता है बेटा इंटरनल चेक। इंटरनल ऑडिट अपन पढ़ेंगे इसे अभी आगे कि इंटरनल ऑडिट क्या होती है। आगे डब्ल्यू बिग के अनुसार क्या बोला है इंटरनल कंट्रोल के लिए, कि इंटरनल कंट्रोल का आशय प्रबंधन द्वारा व्यापार चलने के लिए अपनाई गई वित्तीय व नियंत्रण की अन्य महत्वपूर्ण प्रणाली से, कि संपूर्ण प्रणाली से, यानी कि प्रबंधन द्वारा व्यापार चलाने के लिए अपनाए गए वित्तीय और नियंत्रण की अन्य संपूर्ण प्रणाली है। यानी कि बिजनेस चलाने के लिए जो भी वित्तीय और नियंत्रण के लिए जो भी प्रणाली सिस्टम लगाया है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल। जिसमें आंतरिक निरीक्षण भी शामिल है, आंतरिक अंकेक्षण भी शामिल है और अन्य प्रकार के सारे नियंत्रण शामिल है। यानी कि कुल मिला के बाद
कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है कि प्रबंधन द्वारा ही लगाया जाता है इंटरनल कंट्रोल, और व्यापार को अच्छी तरीके से चलाने के लिए उस पे क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। तो उस पे जो सिस्टम लगाया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए बेटा उसे ही बोलते हैं अपन इंटरनल कंट्रोल। डन। बढ़ते हैं आगे। आईसीए इंग्लैंड के हिसाब से क्या है कि इंटरनल कंट्रोल से आशय केवल आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण से नहीं, यानी कि क्या बोला है इंग्लैंड वाले आईसीआई ने कि इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट ही नहीं है, बल्कि इसमें क्या क्या शामिल है, वित्तीय यानी फाइनेंशियल और एनी अदर नियंत्रणों की उस संपूर्ण व्यवस्था से है जो प्रबंधकों द्वारा व्यवसाय को क्रमबद्ध तरीके से चलने, संपत्तियों की सुरक्षा करने, यथासंभव लेखा की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की जाती है। यानी कि कुल मिला के बोला कि इसमें इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट शामिल नहीं है, इसमें क्या क्या शामिल है कि जो भी फाइनेंशियल है या जो भी और कंट्रोल है वो एक पूरी व्यवस्था है जिससे प्रबंधक क्या होता है बेटा कि व्यवसाय को क्रमबद्ध तरीके से चला सकता है, असेट्स की सुरक्षा कर सकता है, साथ ही लेखाओं की भी सुरक्षा होती है, ठीक है, और विश्वसनीयता भी क्या होती है, रिलेवेंसी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसको स्थापित करने के लिए जो कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक। आगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के उद्देश्य की बात करते हैं तो बेटा इसमें है व्यवहारों का लेखांकन सुनिश्चित करना। सीधी सी बात है, जो भी व्यवहार किए, जो भी ट्रांजेक्शन किए, उनकी अकाउंटिंग हुई या नहीं हुई है। गलती व गबन को शीघ्र पकड़ना व रोकना, ऑब्वियसली बात है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा रहेगा तो मैं जल्दी से गलती पकड़ लूंगा। उत्तरदायित्व को रोकना, यानी कि सबका उत्तरदायित्व डिसाइड करना। ठीक। संपत्तियों की सुरक्षा करना, ये आईसीआई के उसमें पड़ा था। कुशलता व निष्पत्ति में सुधार करना, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल तो शुरुआत से ही लगेगा, तो जहां भी मेरी परफॉर्मेंस में कोई भी गिरावट आती है तो हाथों हाथ में उसको क्या कर लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ कि यार मेरा ये काम क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसके सुधार के काम में लग जाता हूँ। वही वैधानिक अंकेक्षण के कार्य को कम करना, स्टेचुटरी ऑडिट के काम को क्या करना, कम करना। समझ में आ गया, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा रहेगा तो ऑडिटर का कार्यभार कम हो जाएगा, लेकिन उसका उत्तरदायित्व कम नहीं होगा। ठीक। आगे अब इंटरनल कंट्रोल को जो प्रभावित करते वो तत्व क्या क्या है। एक है बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजरियल सुपरविजन और एम्प्लॉय। यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है वहाँ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी क्या होना चाहिए, एकदम बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है या बहुत बड़ा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ इतना बड़ा इंटरनल कंट्रोल, यानी कि इंटरनल कंट्रोल की वहाँ जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही मैनेजरियल सुपरविजन भी होना चाहिए, और साथ ही एम्प्लॉय से भी अपने रिलेशन क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ताकि वो अपने जो सिस्टम बनाया उसकी पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे तत्व क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि पहला है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दूसरा है मैनेजरियल सुपरविजन और तीसरा है एम्प्लॉय। आगे अंकेक्षक जोखिम के आकलन और अंकेक्षण प्रविधियों के निर्धारण में पर्याप्त सावधानी और चतुराई का प्रयोग करना चाहिए, ताकि अंकेक्षण जोखिम को क्या बोला है, देखो कि जो भी इंटरनल ऑडिटर होता है, ठीक है, तो ऑडिट की जो भी रिस्क होती है, ऑडिट रिस्क, ठीक, तो ऑडिट रिस्क के आकलन में मतलब उसके एस्टिमेशन के लिए, आकलन के लिए, और अंकेक्षण प्रविधियों यानी कि जो भी ऑडिट एविडेंस के लिए अपने जो भी टेक्निक लगाई है या जो भी ऑडिट प्रोसीजर लगाया है वो पर्याप्त सावधानी और चतुराई से लगाना चाहिए, ताकि अंकेक्षण जोखिम को, ताकि ऑडिटर रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम से कम कर सके। देखो पूरी 100% तो कम नहीं कर सकता है, तो उसे एक निम्न स्तर तक ला सकता है, मतलब कम कर सकता है जहां तक वो कर सके, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेटर रहा तो। वही बात करते हैं, अगर इंटरनल कंट्रोल अंकेक्षक की जोखिम के आकलन, अंकेक्षण प्रविधियों के निर्धारण में हेल्प करता है। क्या बोला है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काय में हेल्प करता है बेटा, रिस्क के आकलन में, और क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाना है उसके लिए भी। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो मुझे कम ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशनल क्या लगाने पड़ेंगे, ऑडिटिंग प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। ठीक। वही बात करते हैं, स्टेचुटरी ऑडिटर लायबल किसके लिए होता है बेटा, मेंबर के लिए। वही इंटरनल ऑडिटर किसके लिए लायबल होगा, मैनेजमेंट के लिए लायबल होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टेचुटरी ऑडिटर लायबल होगा मेंबर के लिए, वही इंटरनल ऑडिटर लायबल होगा मैनेजमेंट के लिए। अब क्या बोला है कि यदि इंटरनल कंट्रोल में कोई कमी हो तो ऑडिटर इसे कार्यों के अनुसार रिपोर्ट करेगा। कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, कार्यों की फुल फॉर्म।
यानी कि कारों में भी बोला गया है कि अगर इंटरनल कंट्रोल में कोई कमी है तो कारों के अंतर्गत उसको क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, कारों के अंतर्गत उसको लिखना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है, एक पॉइंट बना के। अब आगे बात करते हैं डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, यानी कि इंटरनल कंट्रोल में कोई कमी है। तो इसके लिए बेटा एक ऐसे है, ओ सॉरी ये एस गलत लिख दिया बेटा, ये ऐसे है। ऐसे 265 के अनुसार क्या बोला गया है कि एक नियंत्रण जो इस तरह से डिजाइन और कार्यान्वित तो संचालित किया जाता है कि वह समय समय पर वित्तीय विवरणों में गलत बयानों को रोकने या पता लगाने में असमर्थ हो। क्या बोला है कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, ठीक, तो उसे एक ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए या ऐसा सिस्टम डिजाइन करना चाहिए ताकि समय समय पर वित्तीय विवरण में गलत बयानों को रोकने या कोई भी गलत चीज हो रही है, कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो उसको हम आसानी से क्या कर सके, पकड़ सके। बात आ गई आगे। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कमी है तो ऑडिटर इसे दो चार्ज विद गवर्नेंस को भी बताएगा और मैनेजमेंट को भी क्या करेगा, बताएगा। यानी कि दो चार्ज विद गवर्नेंस मतलब कोई भी हायर अथॉरिटी को उसको क्या करेगा, इंतला करेगा कि भाई साहब हमारे को ये गलती मिली है इंटरनल कंट्रोल से। साथ में मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करेगा। दो चार्ज विद गवर्नेंस को तो करेगा ही करेगा, साथ ही किसको करेगा, मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करेगा। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। अब इंटरनल कंट्रोल, देखो इंटरनल कंट्रोल में अपन ने दो चीज पढ़ी थी, एक तो इंटरनल चेकिंग जो मैंने बोला था कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के काम को चेक करता है। यानी कि इसका अर्थ क्या है, देखो एक कर्मचारी का कार्य अन्य कर्मचारी द्वारा चेक करना, वही क्या होता है बेटा, इंटरनल चेक होता है मेरा। ठीक, आगे बात करते हैं। डी पोला के अनुसार क्या है, आंतरिक जांच एक आंतरिक अंकेक्षण है जो कर्मचारियों द्वारा स्वतः ही किया। ओहो, डी पोला ने इसको क्या बोला है कि जो इंटरनल चेक है वो इंटरनल ऑडिट ही है जो किसके द्वारा चेक की जाती है, जो एम्प्लॉय के द्वारा की जाती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को स्वतंत्र रूप से अन्य कर्मचारी द्वारा जांचा किया या जांचा जाता है। समझ में आया क्या बात, कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली कौन चेक करता है बेटा, अन्य एम्प्लॉय चेक करेगा। उद्देश्य, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो कर्मचारी के कार्य का विभाजन, ठीक है। यह नियमित कार्यदायी पद्धति में किया जाता है। इंटरनल चेकिंग नियमित होता है, रेगुलर रूटीन काम है। यह प्रहरी का काम करती है, प्रहरी मतलब चौकीदारी का काम करती है। तो ध्यान रहे इंटरनल चेकिंग प्रहरी का काम करती है। वही इंटरनल कंट्रोल का एक भाग है। ऑब्वियसली बात है, इंटरनल कंट्रोल के तो दो भाग है, इंटरनल एक तो क्या होती है चेकिंग और एक इंटरनल ऑडिट, तो ये उसका ही भाग है। संस्था में आंतरिक की एक अच्छी प्रणाली अंकेक्षक के कार्य को कम करती है लेकिन उसके उत्तरदायित्व को कम नहीं करती है। समझ में आ गई, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर अच्छा होगा तो अंकेक्षक के काम को कम किया जाएगा लेकिन उसकी लायबिलिटी को कम नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये इंटरनल चेकिंग होगी बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल ऑडिट, छोटा सा है, सेक्शन 138 है इसका। 148 बेटा कोस्ट ऑडिट का है, 138 है इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट आंतरिक अंकेक्षण अंडर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट। हु, इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है बेटा, कर्मचारी भी कर सकता है। अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये रिपोर्ट किसको करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करेगा। ठीक है, साथ ही इंटरनल ऑडिटर के लिए क्वालिफिकेशन दे रखी है कि वो सीए होना चाहिए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए या फिर अदर कोई भी बंदा जिसे किसने डिसाइड किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है, वो इंटरनल ऑडिट कर सकता है। तो ध्यान रहे इंटरनल ऑडिट करने के लिए कंपलसरी सीए की जरूरत नहीं है। सीए हो तो भी चलेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट है तो भी चलेगा, अदर भी चलेगा, अगर उसको किसने डिसाइड किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड। अब बात करते हैं कि सेक्शन 138 कहाँ पे अप्लाई होगा। तो ध्यान रहे एवरी लिस्टेड कंपनी यानी कि हर लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी है। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो हैविंग ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी कि लास्ट पुराने वाले फाइनेंशियल ईयर। अगर 18-19 की बात करेंगे तो इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा बेटा, 17-18। ठीक, तो इसके लिए देखेंगे कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग लोन प्राइवेट कंपनी में कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग कितनी हो, या तो बराबर हो या ज्यादा हो, कितने से 100 करोड़। यानी कि अगर कंपनी की बोरोइंग प्राइवेट कंपनी के केस में अगर कंपनी की बोरोइंग प्राइवेट कंपनी की बोरोइंग 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है तो आपको क्या करवानी पड़ेगी, इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी। वहीं अगर
अगर ये बोरिंग वाली कंडीशन पूरी नहीं होती, लेकिन कौन सी होगी, अगर आपका टर्नओवर क्या हो, 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो, 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो भी आपको क्या करवानी पड़ेगी, इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी अंडर सेक्शन 138। ठीक है। साथ ही आगे बात करते हैं एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी कि अब जो भी बची है, तो उसके लिए दे रखा है 25, 50, 100, 200 याद करना है। डीपीओटी, डिपोट याद रखना है, डी से डिपॉजिट, पी से पेड अप कैपिटल, ओ से हो जाएगा आउटस्टैंडिंग बोरोइंग या लोन, और टी से हो जाएगा बेटा टर्नओवर, और ये पी से तो क्या हो गया था अपना पेड अप कैपिटल। ठीक है। तो 25, 50, 100, 200, यानी कि अगर 25 करोड़ से ज्यादा मेरी क्या है, आउटस्टैंडिंग लोन है, डिपॉजिट है, तो बेटा मेरे को भी इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी। वहीं अगर मेरी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो मुझे करवाना पड़ेगा, या मेरी बोरोइंग क्या है 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो भी करवानी पड़ेगी, या टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है तो मुझे इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। यानी कि इंटरनल ऑडिट के लिए अगर कंडीशन की बात करें 138 में कि किस किस को इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी है, तो ध्यान रहे, एक तो इसका सेक्शन याद रखना है 138, साथ ही सभी लिस्टेड कंपनी, सभी सूचीबद्ध कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी है तो याद रखना है 100 और 200, 100 है लोन का यानी कि बोरोइंग का, और 200 है टर्नओवर का। वही इनके अलावा जो भी कंपनी है इनकी एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो इसके लिए क्या देखेंगे बेटा 25, 50, 100, 200, यानी डिपोट याद रखना है। डी बोले तो डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो, पी बोले तो पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और ओ बोले तो आउटस्टैंडिंग लोन या बोरिंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो। चलिए आगे बात करते हैं बेटा अपन। आगे इंटरनल ऑडिट में क्या लिखा है कि यह वित्तीय और संचालन संबंधी कार्यों का एक आलोचनात्मक व सतत परीक्षण है। ठीक है, फाइनेंशियल और जो भी ऑपरेटिंग वर्क है उसका क्या है, परीक्षण है इंटरनल ऑडिट। यह रूटीन प्रोसेस है बेटा, ये भी किसके लिए, बड़ी संस्थाओं के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनल ऑडिट, और यह वैधानिक अंकेक्षक का पूरक है। ध्यान रहे, जो स्टेचुटरी ऑडिट होती है उसका पूरक है, उसका सप्लीमेंट है क्या, इंटरनल ऑडिट। तो ये पॉइंट याद रखें। तो इंटरनल ऑडिट हो गया बेटा अपना। अब एक छोटा सा दे रखा है ब्रांच ऑडिट और पोस्ट ऑडिट के बारे में भी यही लिखा हुआ है, तो ब्रांच ऑडिट की बात करते हैं 143 सब सेक्शन 8। सेक्शन 214 में बेटा ब्रांच ऑफिस की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, ब्रांच समझते हो तुम, अगर ब्रांच कहाँ पे है, अगर इंडिया में है तो ऑडिट कौन करेगा, मेन ऑडिटर, यानी कि कंपनी ऑडिटर कर सकता है, या फिर एनी अदर पर्सन जो कंपनी का अंकेशन बनने की योग्यता रखता है, यानी कि स्टेचुटरी ऑडिटर ही क्या कर सकता है बेटा, ब्रांच ऑडिट भी कर सकता है, या तो मेन ऑडिटर यानी कि स्टेचुटरी ऑडिटर जो कंपनी का ऑडिटर है, या फिर कोई भी अदर बंदा जिसको कंपनी ने क्या करा है, अपॉइंट किया है, और उस बंदे में सारी योग्यता हो कि वो ऑडिटर बन सकता है। ठीक है, ये कब केस लगेगा, कब ऑडिट होगी, जब इंडिया में हो तो कोई भी कर सकता है, या तो मेन ऑडिटर या फिर कोई अदर पर्सन जो क्या है ऑडिटर बनने के लिए क्या है, क्वालिफाइड है। अगर ब्रांच ऑफिस कहाँ है बेटा मेरे, अगर ब्रांच क्या है आउटसाइड इंडिया है, तो ऑडिट कौन करेगा, या तो मेन ऑडिटर अपना, या फिर कोई भी और अन्य पर्सन, एनी अदर पर्सन जो दूसरे देश के कानून के अनुसार क्या बन सकता है, अंकेशर बनने की योग्यता रखता है। यानी कि मान लो अपनी एक ब्रांच कहाँ है, यूएसए में है, मुझे अगर यहाँ पे ऑडिट करवानी, तो या तो मैं स्टेचुटरी ऑडिटर को मेन ऑडिटर ही ऑडिट कर देगा, अगर वो नहीं करता है तो यहाँ में जो बंदा अपॉइंट करूंगा किसी और बंदे से अगर ऑडिट करवा रहा हूँ, तो वो अन्य बंदा यानी कि वो अन्य पर्सन इस यूएसए देश के हिसाब से ऑडिटर बनने के क्या होने चाहिए, काबिल होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, वो भी कौन सी कंट्री की, यूएसए के अंतर्गत। ठीक है, तो ही वो ऑडिट कर सकता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी नियुक्ति की बात करें तो कौन करता है, तो अंशधारी करते शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर करते किसमें, जनरल मीटिंग में, और किसकी सलाह पे करते बेटा, मेन ऑडिटर की सलाह से करते हैं। ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा बेटा, मेन ऑडिटर को देगा। ब्रांच ऑडिटर के भी वही राइट एंड ड्यूटी होंगे जो मेन ऑडिटर के, बेटा मेन ऑडिटर के पढ़े थे अपन सेकंड वीडियो में सेक्शन 143 में। ठीक, और साथ ही ब्रांच ऑडिटर का पारिश्रमिक कौन डिसाइड करेगा, कौन देगा, अंशधारियों द्वारा साधारण सभा में तय होगा। ठीक है, यानी कि अपॉइंट भी वही करेगा शेयर होल्डर, तो तय भी वही करेगा। तो ये हो गया अपना बेटा ब्रांच ऑडिट। यानी ब्रांच ऑडिट का सेक्शन याद रखना है 143 सब सेक्शन 8। अगर ब्रांच ऑडिट, अगर ब्रांच कहाँ है, इंडिया में, तो ऑडिट कौन करेगा,
या तो मेन ऑडिटर करेगा कंपनी का ऑडिटर, या फिर कोई भी ऐसा बंदा करेगा जो ऑडिटर बनने के क्या हो, काबिल हो। अगर ब्रांच ऑफिस का है आउटसाइड इंडिया में है, तो ऑडिट किसके द्वारा की जाएगी, या तो मेन ऑडिटर करेगा, या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो दूसरे देश के कानून के हिसाब से क्या बन सकता है, ऑडिटर बन सकता है। ठीक, इसकी जो नियुक्ति होगी बेटा वो बोर्ड ऑफ सॉरी शेयर होल्डर करेंगे जनरल मीटिंग में, और किसकी सलाह से करेंगे, मेन ऑडिटर के। साथ ही ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको देगा, मेन ऑडिटर को देगा। साथ ही इसके ब्रांच ऑडिटर के सारे वो ही राइट और ड्यूटी होंगी जो सेक्शन अपन ने 143 में पढ़ रहे हैं, जो कि मेन ऑडिटर के होते हैं। साथ ही ब्रांच ऑडिटर का पारिश्रमिक कौन तय करेगा बेटा, वही शेयर होल्डर करेंगे जनरल मीटिंग में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। सेक्शन 148, ये सेक्शन अपन टाइप ऑफ ऑडिट पढ़ चुके हैं, जब विशेष प्रकार की ऑडिट का टाइप पढ़ा था। ठीक है, तो कोस्ट ऑडिट में सेक्शन 148, वो भी किसका, कंपनी एक्ट का। तो इसमें बोला है कंपनी एक्ट 2013 की धारा 148 के अनुसार उत्पादन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और जो भी माइनिंग आदि के कार्यों में लगी हुई कंपनियों को अपने लेखों का अंकेक्षण कराने का सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे सकती है, आदेश दे सकती है। बेटा कोस्ट ऑडिट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगी, ऑर्डर देगी, तभी अपन क्या करेंगे, कोस्ट ऑडिट करवाएंगे। भारत में सबसे पहले लागत लेके रखने और लागत अंकेक्षण सीमेंट उद्योगों का अनिवार्य किया था। अब कोस्ट ऑडिट कौन करेगा बेटा, कोस्ट अकाउंटेंट करेगा। इसको अपॉइंट कौन करेगा, बीओडी। बीओडी बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको क्या करेगा बेटा, अपॉइंट करेगा। अब ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या क्या ऑर्डर दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो देखो फॉर मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड, किसी भी कंपनी को वो कोस्ट रिकॉर्ड के लिए क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है। जिसमें काय काय के रिकॉर्ड रखेंगे अपन, याद रखना मटेरियल, लेबर और अदर, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल का कितना यूज हुआ है, कितना लेबर लगा है, और अदर आइटम ऑफ कॉस्ट जैसे ओवरहेड हो गया। ठीक, साथ ही बात करते हैं रेम्यूनरेशन की। इफ कंपनी रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, बेटा आप ऑडिट कमिटी पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन वही है 177 अगर कंपनी को ऑडिट बनाना कम जरूरी है, तो बेटा इसका रेम्यूनरेशन के लिए क्या होगा कि रिकमेंडेशन कौन करेगा, ऑडिट कमिटी करेगी। फिर इसको अप्रूव कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बाद में कौन अप्रूव करेगा, मेंबर अप्रूव करेंगे। लेकिन अगर ऑडिट कमिटी बनाना कंपलसरी नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा फिक्स्ड, और इसको अप्रूव कौन करेगा, मेंबर करेंगे। डन। साथ ही मैंडेटरी टू कंप्लाई कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको फॉलो करने हैं बेटा। अब कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या है, अब कोस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा, तो देखो बेटा कोस्ट ऑडिटर सबमिट करेगा, सबमिट कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। साथ ही कंपनी 30 दिन के अंदर कॉपी ऑफ कोस्ट रिपोर्ट किसको देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अदर इंफॉर्मेशन के लिए कंपनी को बोल सकता है, तो कंपनी को वो अदर इंफॉर्मेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। यानी कि कोस्ट ऑडिटर रिपोर्ट किसको देगा, कोस्ट ऑडिटर तो किसको देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी को। और फिर कंपनी 30 दिन के अंदर किसको देगी कॉपी, किसको भेजेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई अदर इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो कंपनी से मांग सकती है, और कंपनी को एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे। तो यहाँ 30 दिन याद रखना है कि 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑडिट रिपोर्ट देनी है। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177। अभी पढ़ा था अपन ने ऑडिट कमिटी। तो ऑडिट कमिटी किसको बनाना जरूरी है, देखो एवरी लिस्टेड कंपनी, सभी लिस्टेड कंपनी को बनाना कंपलसरी। ठीक है, बात करते हैं अगर पब्लिक कंपनी की, तो जिसका पेड अप कैपिटल कितना हो, 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर बोरोइंग कितनी हो, 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। यानी कि पेड अप कैपिटल 10 है, टर्नओवर कितना है यहाँ पे बेटा 100 है, और बोरोइंग या कितनी है 50 करोड़ है। डन। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी होती है तो पब्लिक कंपनी को भी क्या करवानी पड़ेगी, ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। अब ऑडिट कमेटी में कितने डायरेक्टर होते हैं, देखो इसमें डायरेक्टर होंगे मिनिमम 3, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा इसमें डायरेक्टर होंगे। और जो मेजोरिटी होगी डायरेक्टर की वो किसकी होगी बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। साथ ही वो क्या होने चाहिए, एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि उन बंदों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने और समझने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। साथ ही वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, तो इनकी मेजोरिटी होनी चाहिए। यानी कि मेजोरिटी बोले यानी कि अगर 5 डायरेक्टर है कमेटी में, क्योंकि कम से कम 3 होने चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा हो सकते हैं, तो 5 है। तो बेटा इसमें मेजोरिटी यानी कि 3 डायरेक्टर
क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, साथ ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड भी कर सकते हो और अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, यानी कि समझ भी सकते हो। डन। तो ये हो गया बेटा अपना ऑडिट कमेटी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपना सेक्रेटरियल ऑडिट, अंडर सेक्शन 204 में दिया हुआ है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट किसको करवानी है बेटा, सभी लिस्टेड कंपनी को। साथ ही पब्लिक कंपनी के केस में क्या है, पेड अप कैपिटल अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है और टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, और फॉर एवरी कंपनी, बाकी सभी कंपनियों के लिए अगर लोन कितना है 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको क्या करवानी पड़ेगी बेटा, सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी पड़ेगी। यानी कि देखो, अगर अपन इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल की, इंटरनल ऑडिट की बात करते थे, तो इंटरनल ऑडिट में क्या पढ़ा था कि एवरी लिस्टेड कंपनी, याद है ना, इंटरनल ऑडिट पढ़ा था बेटा, सेक्शन 138। कहाँ गया, ये लीजिए वापिस आते, ये रहा 138 इंटरनल ऑडिट, कि कर्मचारी कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए, सीए हो सकता है, कोस्ट अकाउंटेंट या कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नियुक्त किया है। अब ये सेक्शन 138 किस पे एप्लीकेबल हुआ था बेटा, इंटरनल ऑडिट का सभी लिस्टेड कंपनी पे। साथ ही अगर प्राइवेट कंपनी की बात करते तो यहाँ 100 और 200 याद रखना था। 100 तो क्या था, बोरोइंग था, और 200 क्या था, टर्नओवर था। साथ ही एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में डिपोट याद रखना था, 25, 50, 100, 200। वहीं अगर बात करते हैं कोस्ट ऑडिट तो पढ़ ही लिया था 148। अगर कोस्ट ऑडिट कमेटी की बात करें तो 177, 177। इसमें बोला है वही लिस्टेड कंपनी, और फॉर पब्लिक कंपनी के लिए वही तीन कंडीशन है कि अगर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और बोरिंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। साथ ही फिर पढ़ा था अपने सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर सेक्शन 204, तो सभी लिस्टेड कंपनी को ऑडिट करवानी पड़ेगी। या फिर कोई पब्लिक कंपनी है तो अगर उसका पेड अप कैपिटल कितना है बेटा, 50 करोड़ या उससे ज्यादा, साथ ही टर्नओवर कितना होना चाहिए, 250 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, और फॉर एवरी कंपनी अगर उसकी बोरोइंग कितनी है 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसको भी क्या करवानी पड़ेगी बेटा, सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो बेटा ये कुछ छोटा सा टॉपिक था जिसमें इंटरनल कंट्रोल कवर करा है अपन ने। ठीक है, इंटरनल चेकिंग, इंटरनल ऑडिट, कोस्ट ऑडिट और सेक्रेटरियल ऑडिट को अपन ने यहाँ पे खत्म किया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर बेटा कमेंट जरूर करना। बाकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।